हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 1 मार्च क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में इस वायरल पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं। आप लोग पेपर देने वाले हैं कल, और आज का ये वीडियो देखकर जाते हो तो आपका जो 95% है वो बिल्कुल पक्का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 2025 का पेपर है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 745 ZO पेपर कोड है नागरिक शास्त्र का। पूर्णांक आप लोगों का जो होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाएगा इस पेपर को जो है हल करने के लिए, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। हालांकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी हुआ है, तो आप पढ़कर ही जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारित अंक सामने दिए हुए हैं, और इसमें देखिए 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, समय आप उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। पेपर कोड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपना 10 अंक का रोल नंबर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई रैंडम में लिख देता हूँ, आप कोई 10 अंक का रोल नंबर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम शिवम है तो मैं लिख देता हूँ अपना नाम। आपका जो नाम होगा लिख दीजिएगा, क्योंकि पेपर लेकर आप चले आओगे घर। उसके बाद अब चलिए देखते हैं, एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को दिखाता हूँ, फिर मैं सॉल्व करके पूरा बताऊँगा आपको। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, वहाँ का जो स्टूडेंट राष्ट्रपति था वो कौन था, ये आपको बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे, यानी मिखाइल जो गोर्बाचेव है ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्होंने अपना एक प्रकार से इस्तीफा भी दे दिया था 1991 में। ठीक है, जब इसका विघटन हुआ था, जो 15 देश थे वो अलग हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया, तो तिब्बत को मिला लिया गया। यहाँ पर देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपका सी राइट आंसर था, इसको भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी ये 1985 की हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी में भी आप इसी तरीके से लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो एशियाई महासचिव थे ये यू थॉट थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को लिखा है अच्छे से। पेपर में भी आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा कल। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु अपसार संधि यानी एनपीटी कब हस्ताक्षर हुई थी। ठीक है, तो इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये शायद आपका 1968 में हुआ था स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं, 5 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन का 1985 मैंने लिखा है। 1985 नहीं, 1968 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 1968 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1968। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो भैया इनमें से सभी को समझा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये भी सभी हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक यानी WSF वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ पर हुई थी। तो ये मुंबई में हुई थी स्टूडेंट, यानी भारत के मुंबई में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी मैंने लिखा है। इनमें से सभी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था। ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन का मुख्य आधार था वो क्या था, तो वो भाषा था स्टूडेंट। ठीक है, भाषा था। यहाँ पर मैंने इसको भी लिखा हुआ है, और देख सकते हैं लाइनों में 3 गैप, यानी 3 लाइनों का गैप है प्रश्नोत्तर संख्या के बाद में, फिर अगला प्रश्नोत्तर लिखने में। राइटिंग से लिखा है, और जो राइट आंसर है, जैसे ए वाला आपका राइट आंसर है तो उसको लिख दीजिए, बी वाला है तो जो करेक्ट आंसर है उसी को आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हो गया था कब, ये आप लोग बताइए। 26 नवंबर शायद को तैयार हो गया था 1949 को। ठीक है, लेकिन लागू किया गया था 1950 को। 10 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो भैया नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को शायद हुआ था। ठीक है, इसको हम नीति आयोग या एक प्रकार से एक और आयोग के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए नीति आयोग को एक और
आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इस पेपर का स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया हूँ, या ऑलरेडी मैंने कॉपी वाली वीडियो में बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस पेपर का सोल्यूशन करा दिया है, लेकिन ये पेपर इंपॉर्टेंट है इसीलिए फिर से मैं लेकर आया क्योंकि आपका कल पेपर होने वाला है और उनमें ये सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में जो पूछे जाए, जो आए उसी को मैं लेकर आऊँगा ताकि आपके सारे तैयारी अच्छे से हो पाए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेपर ही सॉल्व करके जाइएगा मेरे वीडियोज को देखकर, क्योंकि पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 10 प्रश्न आपके दिए होंगे। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ठीक है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी चलिए दिखा देता हूँ। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है और प्रश्न उत्तर संख्या 11 में देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में बताइए और 2 नंबर अपना प्राप्त कर लीजिए। इसका उत्तर देखिए 12 नंबर में, भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी और दोनों देशों के संबंधों पर इसका दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक इसका असर हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ना एक भी प्रश्न आपको नहीं है। पेपर में नहीं आता है आपको आंसर बना कर लिखिए, कुछ भी कीजिए लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ दोगे तो आपका नंबर कटेगा और आप फेल भी हो सकते हो। इसीलिए आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल आपने वेस्ट किया तो अच्छे से पढ़कर नंबर अच्छे से लेकर आइए। बनाकर लिखिए, कोई धुरंधर नहीं होता, बनाकर लिखोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, आप हमारा बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें, वो वीडियो देख लोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तछेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ये देखिए यहाँ पर सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल, ठीक है, ऑपरेशन, ये इसका अर्थ है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अंतरराष्ट्रीय संगठन होने की कोई 2 लाभ बताइए। अंतरराष्ट्रीय, चौथा हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने की कोई 2 लाभ बताइए, ठीक है। तो इसके 2 लाभ चलिए बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको 2 लाभ। ये देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप एक ही साइड में कॉपी लिख रहे हो। देखिए ये जो कॉपी है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं, ये कॉपी जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ अलग तरीके से रहेगी। ये कॉपी में दोनों साइड लिखूंगा तो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या है, मैं आपको प्रश्न का उत्तर कॉपी में बता रहा हूँ, ठीक है। आप हमारा एक और वीडियो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ठीक है। उसमें मैंने दोनों तरीका से, और आप लोगों को पेपर में भी दोनों साइड में कॉपी का प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा, एक साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं इस कॉपी में, क्योंकि गड़बड़ी है, मैं कॉपी में लिख देता तो वो क्या है, सारे मर्च हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं और वो देखने में भद्दा लगता है। इसीलिए मैं क्या है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी आपकी कुछ अलग तरीके से रहेगी, आपको दोनों साइड लिखोगे, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के कोई 2 लाभ हमें बताना था, तो इसका उत्तर देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के 2 लाभ निम्नवत है। सबसे पहला है, ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों ब्रैकेट में जैसे पर्यावरण, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं शांति आदि पर चर्चा करने के लिए एक आम मंच प्रदान करता है। एक आम मंच क्या है, प्रदान करता है। दूसरा है, यह सहयोग के लिए सामान्य मानक नियम तथा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो ये आपके 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी ब्रैकेट में आप इसको हिंदी में कह सकते हैं जैविक हथियार संधि। CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। ये आपके 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारणों का हमें उल्लेख करना है। ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण, सबसे पहला है शहरीकरण व औद्योगिकीकरण तथा दूसरा है वनों का विनाश। ये पर्यावरण औद्योगिक का 2 कारण है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन,
कि वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। हमें वैश्वीकरण के क्या केवल 2 सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताना है। इसका भी उत्तर चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला है सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देना। दूसरा है खान पान पहनावे में नए विकल्पों को उत्पन्न होना। ठीक है, ये है भैया वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख करें। भारत के क्या किन्हीं हमें 2 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनके बारे में हमें उल्लेख करना है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है मुस्लिम तथा दूसरा है सिख। ये भारत के 2 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, PRI का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए। देखिए PRI का अर्थ है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। रिवोल्यूशनरी, यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये PRI का अर्थ है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आदि लघु उत्तरीय का 20 नंबर की किन्हीं 2 देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। यानी किन्हीं 2 जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं इनका हमें नाम लिखना है। 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा दूसरा है कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। ठीक है, निर्धारित और बेरोजगारी को दूर करना, दूसरा है कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना। ये भैया है हमारे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम। ठीक है, उसके बाद में अब चलिए दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ चुका है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 टोटल आपके पेपर में मैं बात करूं 6 प्रश्न होते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे कि आपका 30 नंबर हो जाता है। 6 पंचे 30 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। 50 शब्दों में इसके एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या ये संभव है, इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन का। जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा और आप लोग यहाँ पर तरीका भी देख लेते हैं, शब्दों में गैप रखिएगा पेपर में। ठीक है, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनका मत है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं का अंत किसी एक घटना से नहीं होता। समाजवाद एक विचारधारा है। विश्व में निर्धन देश तथा लोगों की संख्या अधिक है। इतिहास इस बात को साक्षी है कि राजतंत्र तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन आया। ठीक है भैया, जैसे नेपाल में आप देखेंगे 2008 में लोकतंत्र आया, पहले जो था वो राजतंत्र था, यानी राजाओं का शासन हुआ करता था। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना आप लोग दोगे तो इतना इनफ रहेगा आपके 5 नंबर पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए इस पेपर को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया स्टूडेंट, लेकिन मैं एक बार फिर से सॉल्व कराना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं करा रहा हूँ। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठनों को, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला देखिए विभिन्न क्षेत्रीय देशों को एक मंच प्रदान करना। दूसरा है क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए बनी व्यवस्था को बदलाव लाना। तीसरा है सभी देशों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। और चौथा है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग देना। ये है भैया आपके क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपका 22 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि भैया कॉपी छोटी है इसमें जो है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है वो 32 पेज का कॉपी होता है क्लास 12 का, हाई स्कूल का शायद 28 पेज का होता है, लेकिन ये जो कॉपी इसमें यदि 4 पेज लिखोगे तो भर जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको बताना है। इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। आप हमारी बातों को वो सुनोगे स्टूडेंट तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। यदि क्या है आप समझ पाओगे हमारी बातों को और अच्छे से आप कॉपी में लिख सकते हो अपने शब्दों में भी। ठीक है, देखिए
पाकिस्तान में स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित न होने के अनेक कारण हैं। यहाँ सेना, धर्म गुरु तथा भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक वर्चस्व अधिक है। इसी कारण अनेक बार निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर यहाँ पर देखिए सैनिक शासन की स्थापना की गई है। इसी कारण पाकिस्तानी सेना को अपना प्रभुत्व स्थापित करने में उत्साहवर्धन हुआ है। ठीक है भैया, पाकिस्तान यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री का कोई बात नहीं मानता। सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो पाकिस्तान की जो सेना चाहे तो जिसको भी सत्ता में ला सकती है, प्रधानमंत्री बनवा सकती है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी IMF, ये देखिए IMF इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है, जो लोन वगैरह देती है ना देशों को, उसी के बारे में बताना है। तो इसको भी मैंने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, व्यापार के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, सदस्यों के मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ावा तथा उस संबंध में यहाँ पे देखिए तथा उस संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटना, पारस्परिक जो स्पर्धा को हटना, यहाँ पे देखिए हटना, विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को हटाना, यानी हटना और हटाना ये दोनों का काम है। और IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, यानी पाकिस्तान भैया इससे सबसे ज़्यादा लोन लेता है, आपको मालूम होगा शायद। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व का उल्लेख कीजिए। वह पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये बता देता हूँ मैं आपको एक बार क्लियर। इसका उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या में लिखा है, नीचे अंडरलाइन कर दिया ब्लैक स्केच से। ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या मैंने पेन से लिखा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। रियो सम्मेलन 1900 यानी पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी यानी वहाँ के जो नेता वगैरह थे, संगठनों और विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया। वैश्विक मुद्दा बन गया क्या? पर्यावरण। 3 से लेकर 14 जून तक ये सम्मेलन चला था स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए। यानी हमें डिटेल से बताना है जो भारतीय संविधान 51 है इसके बारे में। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावे के लिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि राज्य सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, एक प्रकार से वो है न्याय है। उसके बाद में तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान 51। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ये देखिए स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है आपका। टोटल ये मैं बताऊँ आपका 4 क्वेश्चन होता है, 100 से लेकर 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और आपका ये टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसका शब्द सीमा होता है यानी 100 से लेकर इसके एक प्रश्नों का उत्तर 125 शब्दों में देना है। तो 6 के 24 यानी आपका 24 नंबर पक्का हो जाएगा इन चारों क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं इसका भी मैं आंसर, यानी पूरे चाहे वो आपका दीर्घ उत्तरीय क्यों ना हो, मैं पूरे वीडियो में सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ, सभी का मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए और कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, आप ये तो आप वीडियो में पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का कौन सी बातें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 यानी संकेत मैंने लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 27। इसका आंसर देखिए यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान यानी अपने राष्ट्रगान तथा स्थापना दिवस है। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं। यूरो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यूरो कहते हैं। जनवरी 2002 में 12 सदस्य देशों
यूरो की अपनाने, यहाँ पे देखिए 12 जो सदस्य देशों हैं भैया, इसको यूरो को अपनाने जाने के साथ ये प्रचलन में आई। यूरोपीय संघ में लगातार नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ कितना प्रभावशाली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2016 में यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक यहाँ पर अधिक था, जो अमेरिका के ही लगभग है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन व फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। भैया सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। अमेरिका, ठीक है, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको भी ब्रिटेन को भैया यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, लंदन वाला। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 27 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में भी दिखा देता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 28 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या रहा, हमें किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 28 नंबर क्वेश्चन में इसका उत्तर देख लीजिए। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसके बाद देश अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई के रूप में किया गया, जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। ठीक है, उसके बाद में देखिए राज्य बनाने की मांग की ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2002 में बने और 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब देखिए जैसे कि पंजाब भैया अलग हो गया किसी पंजाबी भाषा के लिए, गुजरात गुजराती के लिए, पश्चिम बंगाल बंगाली के लिए। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ वहाँ पर भाषा अलग हो गया। फिर तमिलनाडु आपका जो है तमिल के लिए, अब आंध्र प्रदेश तेलुगु के लिए, फिर मलयालम आपका कर्नाटक मलयालम। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे लैंग्वेज है जो कि भाषा के आधार पर चेंज हुई। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1953 में कौन अलग हुआ, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे फर्स्ट पर, जो कि भैया सबसे पहले मांग की थी कि भैया हमें अलग होना है, मेरा लैंग्वेज अलग है, मुझे एक अलग राज्य घोषित कर दीजिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपको बताना है जो आपातकाल की घोषणा हुई इसके शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। इसके निम्नलिखित प्रभाव है, इसके जो है स्टूडेंट निम्नलिखित प्रभाव है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, सरकार ने सबसे पहला यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पॉइंट, सरकार ने हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन आदि संभव नहीं था। उस समय की इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा की थी वहाँ के राष्ट्रपति यानी उस समय के राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद ने की थी। ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय में आएगा, तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की स्वीकृति ले यानी अनुमति ले। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्वीकृति ले, इससे प्रेस को स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर है, सरकार ने बहुत से दलों तथा समूहों पर प्रतिबंध लागू कर दिया। आरएसएस तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चौथा है, अनेक बुद्धिजीवियों ने आपातकाल का विरोध सरकार से प्राप्त पदक, उपाधियां आदि लौटाकर किया। ठीक है भैया, जो अनेक बुद्धिजीव के लोग हैं इन्होंने जो आपातकाल का विरोध किया जो कि लागू हुआ था, इन्होंने जो अपना पदक पाया था यानी पुरस्कार पाया था या सम्मानित किए गए थे पदक से, जैसे अर्जुन पुरस्कार या कोई और पद्म भूषण पुरस्कार, तो उसको लौटाकर भैया अपना एक प्रकार से धरना दिया या एक प्रकार से प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में दिखा देता हूं मैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है कि देश के विभाजन के बाद रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ 30 नंबर, ये देखिए देश के विभाजन के बाद जो रियासतें हैं इसके एकीकरण पर हमें निबंध लिखना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 30,
देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब उड़ीसा, 23 नागपुर से, 38 काठियावाड़ से, 250 तथा बम्बई से, जो अब बम्बई है, व पंजाब जैसी रियासतें शामिल थी। भारत की ये रक्तहीन क्रांति, देसी रजवाड़ों, देसी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे की बड़ी खूबी से हल किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बिना खून खराबे से खूबी से हल किया। देसी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, फिर बहालपुर, बड़ौदा, या फिर देखिए बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद की भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल को कोई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, यानी कई सारे भैया प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, स्टूडेंट नोटिस करेंगे, तो मैंने जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने के लायक लगा वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आप लोग हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर भी भैया खुश हो जाएगा कि बच्चे को तरीका मालूम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए देख लेते हैं अगला। अब देखिए स्टूडेंट, जो मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न था वो भी मैंने बता दिया है। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, हमें केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और हमें एक प्रश्न पर 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पर 8 नंबर दिया जाएगा और टोटल 2 है तो 16 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में दिए होते हैं आपको, जिसे अति लघु उत्तरीय यानी अथवा करके आपके दिए होते हैं। अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, लेकिन वहाँ पर अथवा या लघु उत्तरीय में अथवा नहीं लगा होता है। सिर्फ आपके बड़े क्वेश्चन यानी जिसको लॉन्ग क्वेश्चन हम कहते हैं उसमें ही अथवा लगा होता है। ये देखिए, ठीक है, इन दोनों में अथवा लगा है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसका भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। स्टूडेंट, मैंने 31 नंबर वाला क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चंस दिया हुआ है, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 6 नंबर हमें दिया जाएगा इसके लिए और इस काल में विपक्षी दलों की भूमिका के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। तो इसका भी आंसर मैंने लिया है, 250 शब्दों में बेसिकली इसका आंसर लिखना है। देख सकते हैं मैंने संकेत के थ्रू लगा दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 31 लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, पूरा लिखते हैं। पहले 3 आम चुनावों में 1952, 1957, 1962 में भारतीय राजनीति पर कांग्रेस दल का एकाधिकार कायम रहा। 1967 के चौथे आम चुनाव से पूर्व लोकसभा के चुनाव में उसने 73% से अधिक सीटें ही प्राप्त की थी। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन जैसे अपवादों को छोड़कर अधिकांश राज्यों की राजनीति पर भी कांग्रेस की प्रभावी थी, यानी कांग्रेस ही क्या रही भैया, प्रभावी रही। कांग्रेस क्या थी स्टूडेंट, सबसे अधिक यहाँ पर देखिए प्रभावी थी राजनीति पर कांग्रेस की प्रभावी थी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व को यदि आम जन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की ग्रामीण आबादी के लिए शासन का मतलब, देखिए भारत की ग्रामीण शासन के मतलब था कांग्रेस वोट देने का अर्थ है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तथा नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही समझा जाता था। हालांकि कहने को तो कई अन्य दल, उनका संगठन भी यहाँ पर देखिए दल था तथा उनका संगठन भी देश में सक्रिय था, परंतु वे कांग्रेस का विकल्प नहीं माने जाते थे। लोगों का कांग्रेस पर अटूट विश्वास ही था। अभी भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पर जो है, यानी केरल में जो कांग्रेस का सबसे अधिक दबदबा है, आप लोग जानते होंगे, ये देख सकते हैं केरल वाला। ठीक है, तो ये तो हैगा 2 पेज में आप लोगों को लिखना है, बेसिकली 2 पेज में लिख दोगे तो इतना जो है आपका इनफ रहेगा। स्टूडेंट में बात करूँ तो इतना आपका इनफ रहेगा आपके एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस प्रभुत्व को बनाए रखने में कई कारकों का योगदान रहा था। इनमें से देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। सबसे पहला इसमें देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन थी। इसमें लगभग सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। यहाँ पे देखिए अपनी सर्वसमावेशी प्रकृति के कारण इसका प्रभाव क्षेत्र व्यापक हो गया था। आज़ादी के बाद भी इसने सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया था, यानी आज़ादी के बाद भी अपने यानी सबको एक साथ लेकर चलने का क्या प्रयास किया था। दूसरा है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे अधिक यहाँ पर देखिए करिश्माई और लोकप्रिय नेता था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको ही भारत के लोग अपनी आशा का केंद्रबिंदु मानते थे। नेहरू को लोगों को समर्थन कांग्रेस को वोटों के रूप में प्राप्त होता था। तीसरा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान कांग्रेस ने भारतीय जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त किया था। आम जनजीवन में इस दल की पहुंच बहुत अंदर तक हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट था हमारा जो क्वेश्चन था आपका 31 नंबर क्वेश्चन।
इसका आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। देखिए अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर शायद मैंने अथवा करके नहीं किया है। देखिए अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। तो चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, 32 नंबर। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाने के बाद से भारत प्रभुत्व, देखिए भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। अब तक भारत की विदेश नीति के मूलाधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित आदर्श रहे। भारत की विदेश नीति उनके द्वारा दिखाए गए अहिंसा, मैत्री, मानवता, सहयोग और स्नेह के सद्गुणों पर आधारित रही। पंडित नेहरू ने बुद्ध के पंचशील जैसे महान शब्द का लेकर अपनी विदेश नीति में पंचशील को मुख्य आधार बनाया था। इस विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य आधार निम्नलिखित है। जो है आधार निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला है शांति का पोषक। भारत का सदैव यही प्रयास रहा है कि विश्व में युद्धों की समाप्ति हो, विस्फोटक वातावरण के स्थान पर शांति का वातावरण स्थापित हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, कुछ हेडिंग के थ्रू दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। अब इसमें है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने सदैव पूरी रुचि ली है तथा इसके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और निर्देशों का सदा तत्परता से पालन किया है। इसके अतिरिक्त विश्व के विभिन्न देश जैसे कोरिया, कांगो, वियतनाम, बांग्लादेश, इजराइल, अफगानिस्तान, हंगरी और स्वेज नहर आदि ये सब आते हैं। तीसरा है गुट निरपेक्षता की नीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नीति विकसित की थी कि हम किसी एक गुट के साथ ना तो विशेष मित्रता रखेंगे और ना ही शत्रुता, हम तटस्थता रहेंगे। और ये गुट निरपेक्षता की नीति बहुत लोकप्रिय हुई थी। विश्व के बहुत से राष्ट्र इस गुट निरपेक्षता की नीति में पालन करते थे, भैया शामिल भी हो गए थे। चौथा है पंचशील विदेश नीति की आत्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत की विदेश नीति के आदर्श और व्यवहार निर्धारित किए तब उन्होंने 5 मुख्य ध्येय निर्धारित किए। भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत से प्रेरणा पाकर नेहरू जी ने इन्हें पंचशील की संज्ञा दी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा पेपर स्टूडेंट यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, मैंने सॉल्व करके बता दिया है और ऐसे ही आप लोगों को पूरा कॉपी में लिखना रहेगा। आई होप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। ठीक है, वीडियो को लिखने के लिए, क्वेश्चंस को बताने के लिए, देखिए कॉपी को लिखने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, 3 घंटे में टाइम, देखिए मैं बता दूं आपको तो ये मैं 2.5 घंटे में लिख दिया है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं कई सारे से आपके लिए पढ़ाई कराता हूँ, स्टडी करवाता हूँ और कॉपी लिखते आता हूँ, तो मेरे पास वो है। लेकिन जब आप लोग 3 घंटे में भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, जब आपका एक रूटीन बना होगा, एक आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो उसको अपनाकर। लेकिन आपका कल पेपर है, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, पेपर देकर आइए। ठीक है, घबराइए एक बार, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसको भी आप कीजिएगा। ठीक है, लिख कर आइए, छोड़िएगा मत। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया है। तो जो दोस्त आपके साथ पेपर देने वाले उनको 2 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और चैनल पर है तो चैनल को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और जो आने वाला आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी मैं तैयारी आपकी पूर्ण रूप से कराऊंगा इस चैनल पर। आपका स्वागत है। और फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।